हेलो बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। और मैं पुनः आप सभी के समक्ष आज आधुनिक भारत से संबंधित, खास करके राष्ट्रीय कालखंड से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी सामग्री के लेकर उपस्थित हूँ। और एग्जाम स्पेशल टॉपिक है यह, जहाँ से लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसमें क्वेश्चंस फैक्चुअल भी होते हैं और तार्किक भी होते हैं। तो हम लोग किसी भी टॉपिक को जब पढ़ते हैं तो इस स्तर से पढ़ लेते हैं कि फैक्चुअल हो या तार्किक हो, सभी प्रकार के सवाल बनाने में हम सक्षम हों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड है, नेशनल मूवमेंट से खास करके रिलेटेड है। हालांकि इसकी पृष्ठभूमि नेशनल मूवमेंट से पहले की भी है, लेकिन ये हर प्रतियोगिता परीक्षा में कॉमनली पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। और आज का टॉपिक है ब्रिटिश काल के प्रमुख आयोग। हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश पीरियड में सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की समितियों और आयोगों का गठन किया गया विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। तो किस आयोग का गठन कब किया गया, किसकी अध्यक्षता में किया गया, आयोग ने क्या सिफारिश की, यह प्रमुखता से पूछा जाने वाला प्रश्न होता है। तो चलिए हम लोग प्रमुख आयोग के बारे में चर्चा करते हैं। और सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि ब्रिटिश पीरियड में अकाल आयोग का गठन। हम सभी जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान राष्ट्र है और हमारा भारत कृषि के दृष्टिकोण से काफ़ी आगे हुआ करता था। ब्रिटिश पीरियड में मध्यकालीन भारत में हमारा भारत कृषि के क्षेत्र में प्राचीन काल में काफ़ी आगे हुआ करता था। और यहाँ के इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्रमाण मिला है कि यहाँ अधिशेष उत्पादन, सरप्लस प्रोडक्शन हुआ करते थे। और सरप्लस प्रोडक्शन को रखने के लिए ही बड़े बड़े अन्नागार बनाए गए थे। तो मिला जुला कर एंशिएंट इंडिया में हमारा एग्रीकल्चर का पोजीशन बहुत ही अच्छा हुआ करता था। मध्यकाल में भी लगभग स्थिति अच्छी थी, लेकिन ब्रिटिशर्स जब आए तो इन्होंने एग्रीकल्चर के एरिया से टैक्स तो जरूर वसूला, लेकिन एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट पर पूरा ध्यान नहीं दिया। और इस दौरान कई अकाल भी पड़े, जिससे भारतीयों की और भारतीय कृषि की तो दुर्दशा ही हो गई। तो अकाल के संदर्भ में ब्रिटिश पीरियड में जो आयोगों का गठन किया गया, उन पर सवाल तो पूछे ही जाते हैं। और अकाल के संदर्भ में ब्रिटिश पीरियड में या ब्रिटिश भारत में 3 अकाल आयोग का गठन किया गया। प्रथम अकाल आयोग, द्वितीय अकाल आयोग और तृतीय अकाल आयोग। तो प्रथम अकाल आयोग, जिसे एस्ट्रेची आयोग के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके अध्यक्ष रिचर्ड एस्ट्रेची हुआ करते थे। प्रथम अकाल आयोग अर्थात एस्ट्रेची आयोग का गठन 1880 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के काल में हुआ और सर रिचर्ड एस्ट्रेची की अध्यक्षता में हुआ। तो कई सवाल ऑब्जेक्टिव हमारे यहीं पर हैं। प्रथम अकाल आयोग का गठन आपको 1880 ईस्वी में हुआ। इस समय गवर्नर जनरल भारत का लॉर्ड लिटन हुआ करता था और इसका अध्यक्ष सर रिचर्ड एस्ट्रेची थे। इसका गठन अकाल से निपटने के लिए एक सामान्य रणनीति और सिद्धांत विकसित करने के लिए किया गया था। जब यह प्रश्न आता है हमारे सामने कि अकाल आयोग, प्रथम अकाल आयोग या एस्ट्रेची आयोग का गठन क्यों किया गया था, इसका क्या उद्देश्य था, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका गठन अकाल से निपटने के लिए एक सामान्य रणनीति और सिद्धांत विकसित करने के लिए किया गया था। ध्यान रखें कि इस काल के भारत में बार बार अकाल पड़ते थे। अंग्रेजों ने एग्रीकल्चर के सेक्टर से टैक्स जरूर वसूला, लेकिन सिंचाई की सुविधा के विकास पर या अकाल से निपटने के लिए या इंडियन एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए कोई बड़ी स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई। और अपनाई भी तो केवल अपने फायदे के लिए, कृषकों के फायदे के लिए नहीं। और अकाल पड़ने का सबसे बड़ा कारण था कि समय पर बारिश का नहीं होना,
सिंचाई की सुविधा का, कृत्रिम सिंचाई की सुविधा का पर्याप्त नहीं होना, ये अकाल का बहुत बड़ा कारण हुआ करता था। इसीलिए बार बार पड़ने वाले अकाल से कैसे निपटा जाए, इस पर एक सामान्य रणनीति को विकसित करने के लिए इसका गठन किया गया था और इसी पर सुझाव देने के लिए इसका गठन किया गया था। और रिचर्ड स्ट्रेची एक ब्रिटिश सैनिक और भारतीय प्रशासक थे। 2 बार प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछे गए बिहार में, ये अलग हटके कि स्ट्रेची थे कौन। तो स्ट्रेची ब्रिटिश सैनिक और ब्रिटिश इंग्लैंड के सैनिक थे और भारत में प्रमुख प्रशासकीय पद इनके पास था। और इन्होंने सुझाव दिया, यानी इस अकाल आयोग ने सुझाव दिया कि खाद्य व्यापार में सरकार का हस्तक्षेप की सिफारिश होनी चाहिए। यानी इसे सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए, खास करके अकाल के काल में। इसने सुझाव दिया कि जब अकाल होता है तो उस काल में जो खाद्य का व्यापार होता है, जिसमें निजी संस्थाएं मनमाने ढंग से खाद्य का व्यापार करती हैं, तो अकाल से निपटने के लिए उस पर कंट्रोल गवर्नमेंट का होना चाहिए। जैसा कि आजकल है, अगर आज भारत में किसी क्षेत्र में या किसी उपज में कमी होती है, अकाल पड़ता है, तो खाद्यान्न के निर्यात पर रोक लगाया जाता है। खाद्यान्न के व्यापार को सरकार मैन्युअली अपने अनुसार संचालित करवाती है। ठीक इसी तरह से आपको इस आयोग ने अकाल की स्थिति में खाद्य व्यापार में सरकार के हस्तक्षेप की सिफारिश की थी और कहा था कि जब अकाल हो तो खाद्य के व्यापार में सरकार को फुल्ली इंटरफेयर करना चाहिए और खाद्य के व्यापार को कंट्रोल करना चाहिए, ताकि अपने देश में खाद्यान्न की आपूर्ति को बढ़ाया जा सके। तो अकाल पर प्रथम आयोग का गठन रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में की गई थी, जिसको इसीलिए स्ट्रेची आयोग भी कहा जाता है। इसका गठन 1880 ईस्वी में लॉर्ड लीटन के काल में किया गया था और इसका गठन इस उद्देश्य से किया गया था कि अकाल से निपटने के लिए एक सामान्य रणनीति पर सुझाव दिया जाए, एक सामान्य सिद्धांत कैसे विकसित हो, इस पर सुझाव दिया जाए। और इसका सबसे मुख्य सुझाव यह था कि अकाल की जब स्थिति हो भारत में, तो उस दौरान खाद्यान्न के व्यापार पर गवर्नमेंट का कंप्लीट कंट्रोल हो। तो ये प्रथम अकाल आयोग था। इसके बाद द्वितीय अकाल आयोग का गठन, जिसको लॉयल आयोग भी कहते हैं, द्वितीय अकाल आयोग का गठन 1897 में हुआ था। प्रथम अकाल आयोग का गठन 1880 में हुआ था और द्वितीय अकाल आयोग का गठन 1897 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जेम्स लॉयल थे। इसीलिए द्वितीय अकाल आयोग का नाम लॉयल आयोग भी है। हमको ध्यान में रखना होगा हम लोगों को कि हम लोग कॉम्पिटिशन के लिए पढ़ाई करते हैं और कॉम्पिटिशन में जिस रूप में क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमको उसी रूप में पढ़ना है। अब द्वितीय अकाल आयोग को कभी कभी लॉयल आयोग के नाम से पूछा जाता है। प्रथम अकाल आयोग को तो मैक्सिमम टाइम में प्रथम अकाल आयोग के नाम से कम और स्ट्रेची आयोग के नाम से काफ़ी पूछे जाते हैं। जैसा कि हम लोग विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस को जब एनालाइज करते हैं तो देखते हैं। तो द्वितीय अकाल आयोग का नाम लॉयल आयोग था, क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे वो जेम्स लॉयल थे। इसका गठन 1897 में किया गया था और इस समिति द्वारा मुख्य रूप से यह सुझाव दिया गया था कि अकाल की समस्या से निपटने के लिए सिंचाई की सुविधा का विकास किया जाए। स्वाभाविक सी बात है, हम लोग बराबर इस बात को जानते हैं, चर्चा भी करते हैं कि भारत में जो बार बार अकाल पड़ता था, खासकर ब्रिटिश पीरियड से पहले तो काफ़ी अकाल हुआ करता था और कृषि प्रधान देश था, अन्य कोई कृषि को छोड़कर अन्य कोई सेक्टर डेवलप था नहीं उस टाइम में। न इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप था, न टर्शियरी सेक्टर, ट्रेड एंड सर्विस का सेक्टर डेवलप था। तो मेन तो सेक्टर हमारा एग्रीकल्चर हुआ करता था। तो अकाल पड़ते ही जनसंख्या के एक बड़ा भाग बुरी तरह से आर्थिक रूप से पीड़ित हो जाया करता था और देश में खाद्यान्न की पर्याप्त कमी हो जाया करती थी। यह बड़ी दुखद स्थिति थी और अकाल का कारण समय पर मानसून का न होना और समय पर मानसून का न होना और दूसरा कृत्रिम सिंचाई की सुविधा का विकास न होना। जैसे आज बहुत सारे क्षेत्र में जब अकाल की स्थिति होती है तो सरकार या निजी संस्थाएं या निजी स्तर पर बहुत सारे किसान
अपने कृत्रिम सिंचाई की सुविधा का विकास कर चुके हैं, तो अकाल उतनी बड़ी समस्या नहीं होती है। और आज का देश एक अलग स्थिति में है। आज हम लोग खाद्यान्न को स्टोर भी करके रखते हैं, बहुत जगह से आयात भी कर लेते हैं, लेकिन इस काल में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। तो अकाल के कारण भारत की आर्थिक दुर्दशा हो जाया करती थी। भारत की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर होती थी और बहुत सारे संख्या में लोग भूखों मर जाया करते थे। हम लोग को याद है कि पूरे भारत में आज़ादी के पहले सबसे गंभीर अकाल 1944 में बंगाल में पड़ा था, लेकिन इससे पहले भी कई बार अकाल और भारत में जगह जगह अकाल हुआ करते थे। तो द्वितीय अकाल आयोग ने यह सुझाव दिया था कि सिंचाई की सुविधा का विकास किया जाए। प्रथम अकाल आयोग का सुझाव याद हो गया होगा। इसने सुझाव दिया था कि अकाल के काल में जो खाद्यान्न का व्यापार होता है उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। और द्वितीय अकाल आयोग ने, जिसको लॉयल आयोग कहते हैं, इसका मेन सुझाव था, मेन सिफारिश था कि सिंचाई की सुविधा को विकसित किया जाए। इसके बाद तीसरे अकाल आयोग का गठन हुआ था 1990 में। इसके चेयरमैन थे एंथनी मैकडोनल्ड, है ना। तो द्वितीय अकाल आयोग 1990 में, प्रथम अकाल आयोग 1980 में, द्वितीय अकाल आयोग 1897 में, 97 में, 97 में, और तृतीय अकाल आयोग का गठन 1900 में एंथनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में की गई थी। और इसकी जो सिफारिश थी, इसने सिफारिश की थी कि अकाल से निपटने वाली आधिकारिक मशीनरी को साल भर काम करना चाहिए, लगातार काम करना चाहिए, ताकि खाद्यान्नों की कमी को समय रहते अच्छी तरह से पूरा किया जा सके। अगर समय पर खाद्यान्नों की कमी को पूरा न किया जाए, एक बड़ी जनसंख्या कुपोषण का शिकार होती है और भूखों मर जाया करती है। तो इसने सुझाव दिया था कि अकाल से निपटने वाली जो गवर्नमेंट की मशीनरियां हैं, सरकारी एजेंसियां हैं, वो सालों भर काम करे, ताकि जब अकाल की स्थिति हो तो दुर्दशा होने से पहले या लोगों के भयानक ढंग से पीड़ित होने से पहले ही खाद्यान्न की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके, जैसा कि आज की सरकार करती है। तो तृतीय अकाल आयोग का गठन 1900 में एंथनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में की गई थी। और इसकी मुख्य सिफारिश यह थी कि अकाल से निपटने वाली जो सरकारी मशीनरियां हैं, ऑफिशियल मशीनरीज हैं, वो साल भर अपना काम करती रहे, ताकि अकाल की स्थिति में समय पर खाद्यान्न की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके। तो मेरे ख्याल से याद हो गया होगा, प्रथम अकाल आयोग एसएसी की अध्यक्षता में 1880 में, इसका मुख्य सुझाव था कि खाद्यान्न के व्यापार पर अकाल के दौरान सरकार का नियंत्रण हो। द्वितीय अकाल आयोग, जिसको लॉयल आयोग कहते हैं, इसका गठन 1897 में। इसकी मुख्य सिफारिश थी कि सिंचाई की सुविधा का पर्याप्त विकास किया जाए। और तृतीय अकाल आयोग, जिसका गठन 1900 में एंथनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में हुई थी, इसकी मुख्य सिफारिश थी बच्चा लोग कि सरकार की जो मशीनरियां हैं, जिनका गठन अकाल से निपटने के लिए किया गया है, वो सालों भर प्रॉपर वे में फंक्शन करती रहे, ताकि अकाल की स्थिति में लोगों को खाद्यान्न अच्छे समय पर या सही समय पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जा सके। तो ये तीनों अकाल आयोग आपके दिमाग में जरूर बैठ गया होगा। बहुत ही प्रमुख प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद अन्य आयोगों के बारे में देखें तो इनाम आयोग, ब्रिटिश पीरियड के जो फेमस आयोग है, मैं 2-3 वीडियो में एक सीक्वेंस में सभी को पढ़ा दूंगा। जैसे कि कांग्रेस के संदर्भ में 3-4 वीडियो में मैंने सभी चीज़ों को पढ़ा दिया। संविधान के बारे में बहुत सारे वीडियो मैंने सीक्वेंस में जारी कर दिया। तो आपका टॉपिक जो भी चैप्टर उठाएं तो वो शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट हो जाए। इसमें आगे भी हम वीडियो जारी करेंगे। आज इतनी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। अब जैसे अकाल आयोग हमने तीनों पढ़ा दिए, कंप्लीट हो गया। इसके बाद अन्य छोटे छोटे आयोग को देखें। जैसे इसी तरह से लोक सेवा आयोग भी ब्रिटिश पीरियड में मेनली 3 लोक सेवाओं का गठन किया गया। उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी क्रम में हम आपको पढ़ाएंगे। और अकाल आयोग के बाद अन्य आयोग में इनाम आयोग,
और इनाम आयोग का गठन इनाम की अध्यक्षता में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1852 में किया गया था। तो पहला प्रश्न हमारा यही होता है कि किस गवर्नर जनरल के काल में इनाम आयोग का गठन किया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर, इनाम आयोग का गठन लॉर्ड डलहौजी के काल में सर इनाम की अध्यक्षता में 1852 ईस्वी में किया गया था और इसका उद्देश्य था कर रहित भूमियों का पता लगाना और इसे जब्त करना। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एंशियंट पीरियड के अलावे खासकर मिडाइवल पीरियड में बहुत सारी भूमि जो लोगों को दी गई थी वो टैक्स फ्री भूमि, कर मुक्त भूमि थी। तो जो कर मुक्त भूमि थी उससे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व मिलता था नहीं, और ईस्ट इंडिया कंपनी का अल्टीमेट एम था इंडियन से मैक्सिमम टैक्स कलेक्ट करना और ब्रिटिश राजकोष को भरना, ईस्ट इंडिया कंपनी के कोष को भरना और इंडिया से ही पैसा कनेक्ट करना और उसी से इंडिया में युद्ध लड़ना, इंडिया में प्रशासन चलाना, इंडिया में साम्राज्य का विस्तार करना और इतना पैसा वसूलना कि इन सब कार्यों के अलावे कुछ पैसे को बचा करके, धन को बचा करके ब्रिटेन में शिफ्ट कर देना, ये इनका एम था। तो इस काल तक, लॉर्ड डलहौजी के काल तक, या जो मिडाइवल इंडिया से या एंशियंट इंडिया से हमारे यहाँ टेंडेंसी आ रहे थे कि बहुत सारे भूमि कर्मुक्त हुआ करते थे, जी जमीन को ये कर्मुक्त ढंग से गिफ्ट के तौर पर दिया गया था बड़े बड़े पदाधिकारियों को या बड़े बड़े लोगों को। तो लॉर्ड डलहौजी जब आया तो उसने टैक्सलेस जो लैंड थे जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे उनका पता लगाने और उनको जब्त करने के लिए कमीशन का गठन किया गया था, इनाम आयोग। तो जब यह प्रश्न पूछा जाएगा कि इनाम आयोग का उद्देश्य क्या था, तो इनाम आयोग का उद्देश्य था कर रहित भूमियों का पता लगाना और इसे जब्त करना। हम सभी जानते हैं कि जिसका जितना लेंथ है उतना ही पढ़े, बहुत ज़्यादा पढ़ के समय ही खराब होगा। केवल ये पूछा जाता है कि किसका गठन किसके काल में हुआ, कब हुआ, इसका उद्देश्य क्या था, है ना। और इसका उद्देश्य था कर रहित भूमियों का पता लगाना और इसे जब्त करना। और इसने जब अपनी सिफारिश दी तो लगभग 20,000 जमींदारों की 20,000 संपदा को जब्त कर दी गई। इसलिए इनाम आयोग काफी चर्चित था। इसके बाद आगे आयोग देखते हैं हंटर आयोग। और ध्यान रखेंगे कि हंटर आयोग भारतीय शिक्षा पर परामर्श देने के लिए, हंटर आयोग भारतीय शिक्षा पर परामर्श देने के लिए, तो हंटर आयोग बहुत ही प्रमुख आयोग था। हंटर आयोग का गठन भारतीय शिक्षा पर परामर्श देने के लिए विलियम हंटर की अध्यक्षता में 1882 ईस्वी में की गई थी। ध्यान रखें, इसका मुख्य नाम हुआ करता था भारतीय शिक्षा आयोग। तो कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि किसकी अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था 1882 ईस्वी में। जैसा कि आप देखते हैं कि इस आयोग का नाम हंटर आयोग इसलिए रखा गया था कि ये था भारतीय शिक्षा पर सिफारिश देने के लिए आयोग, इसलिए इसका नाम ओरिजिनल था भारतीय शिक्षा आयोग। लेकिन चूंकि इसके चेयरमैन विलियम हंटर थे इसीलिए इसका एक अन्य नाम हंटर आयोग है। तो या तो हंटर आयोग के नाम से पूछे या भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से पूछे, ठीक इसी तरह या प्रथम अकाल आयोग के नाम से पूछे या स्टेची आयोग के नाम से पूछे, द्वितीय अकाल आयोग के नाम से पूछे या लायर आयोग के नाम से पूछे या हंटर आयोग के नाम से पूछे या भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से पूछे। तो हम लोगों को इस बातों को तकनीकी इतना जितना बोर्ड पे लिख दिया गया है बच्चे लोग ये ध्यान रखें कि इतना आपके सभी सवाल बन जाएंगे। और हंटर आयोग जो वास्तव में भारतीय शिक्षा आयोग हुआ करते थे, इसका गठन 1882 में 1882 ईस्वी में विलियम हंटर की अध्यक्षता में किया गया था और भारतीय शिक्षा पर सुझाव देने के लिए किया गया था, क्योंकि ब्रिटिश पीरियड में भारतीयों की मांग पर कुछ सुधार की प्रवृत्ति या कुछ सुधार के कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा या ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा की गई थी। बहुत तो नहीं लेकिन कुछ सुधार का कार्य किया गया था। जब भारतीय काफ़ी मांग करते थे, काफ़ी आंदोलन करते थे, काफ़ी दबाव डालते थे, तो भारतीय शिक्षा में पर सुझाव देने के लिए 1882 ईस्वी में
भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। चूँकि इसके चेयरमैन विलियम हंटर थे, इसलिए इसको हंटर आयोग भी कहा गया। और इसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा पर सुझाव या परामर्श देना था। और इसका मुख्य सुझाव यह था कि देखिए, इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि प्राथमिक शिक्षा व्यावहारिक हो। आज भारत में इन सब नीति को अपनाया जा रहा है। हालांकि इसी काल से सिफारिश था, लेकिन ब्रिटिश पीरियड में उस शासन का उद्देश्य भारतीयों का हित करना तो था नहीं, लेकिन उसमें सुझाव अच्छे भी दिए गए थे और कुछ सुझाव को लागू भी किया गया था। इसने एक अच्छा सुझाव दिया था कि प्राथमिक शिक्षा व्यावहारिक हो और प्राथमिक शिक्षा का माध्यम देशी भाषा हो। प्राथमिक शिक्षा को सरल बनाने के लिए इसने सिफारिश दी थी कि प्राथमिक शिक्षा को हमेशा व्यावहारिक होना चाहिए, दबावपूर्ण नहीं होना चाहिए, और प्राथमिक शिक्षा देशी भाषा या भारतीय भाषा में होनी चाहिए। तो इस तरह हंटर आयोग ने अपना रिपोर्ट दिया। मेरा विश्वास है कि इतने आयोगों के बारे में आपके समझ में जरूर आया होगा। फिर इसमें मुख्य रूप से याद रखना है कि किस आयोग का गठन कब किया गया, किसकी अध्यक्षता में किया गया, उसके सुझाव क्या थे। और फिर इसी सीरीज का अगला वीडियो लेकर के फिर उपस्थित होऊंगा। मेरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो, उपयोगी लगता हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और फिर इसी प्रकार के उपयोगी वीडियो को लेकर मैं आगे उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।